नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गिरिराज मीना आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद जीएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और लेके आया हूं मैं आपके चैप्टर जो आपका 1.2 है, प्रश्नावली आपकी 1.2 है, उसके क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लेके आया हूं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n जो है वो शून्य पर समाप्त हो सकती है। अर्थात यहाँ पे n का कोई ऐसा मान आपको ज्ञात करना है जिसके लिए कि जो 6 की घात n आपकी जो संख्या है ना वो शून्य पर समाप्त हो जाए। तो ऐसी क्या कोई स्थिति बन सकती है क्या? इसके जैसा ही हमने एक उदाहरण भी पढ़ा था, उदाहरण नंबर जो शायद 5 था, तो उसमें भी ये पूछा गया था कि n के किसी मान के लिए क्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकता है। ठीक है जी। तो उसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन है कि क्या n प्राकृत संख्या n है, उसके लिए n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो जाए। तो इस स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा। पहले 6 की घात n के विभिन्न पदों की हम बात करते हैं, है ना। नॉर्मली आप मान के देखिए कि जो 6 की घात n के विभिन्न पद है उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो n की जगह पे हम बहुत सारे मान रख लेते हैं, क्योंकि n के बारे में कहा गया है कि n एक प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है जी? n एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए बेटा, n की जगह जैसे हमने 1 रख लिया तो 6 की घात 1 रखा, तो यहाँ से इसको 6 लिखा जा सकता है। सही है ना। यहाँ पे जैसे 6 की घात हम 2 रख लेते हैं, n की जगह पे हमने मान लीजिए कि n की जगह पे 2 रख लिया, तो 6 की घात 2 मतलब 36 आपका बन जाता है। इसी प्रकार से आप यदि 6 की जगह पे 3 रख लेते हैं, ठीक है, और 6 की जगह पे आप 3 रखते हैं तो यहाँ से कितना बन जाता है जी? 6 6 36, और यहाँ से 6 6 36 और 36 18, 18 और 3 21 मतलब 216 आपको मिल जाता है यहाँ से। ठीक है। तो इस प्रकार से हम 6 की घात में और भी पद आपके बहुत सारे रखते जाए तो इस स्थिति में आपको कितने एक मान मिल सकते हैं, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो देखो, इसकी n की जगह पे हम बहुत सारे मान रख लेंगे, इसी प्रकार से कोई ना कोई आपको मान मिलता जाएगा। और आप स्थिति को देखिए कि जब भी आप बार बार यहाँ पे कुछ भी घात रखिए, आपको इकाई के अंक में हमेशा कौन मिलता जाएगा? यहाँ पे 6 ही मिलता जाएगा। अर्थात n के लिए ऐसी कोई स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है जिसके लिए कि यहाँ पे जो इसका अंत है वो शून्य पर हो सके। ठीक है। अब शून्य पर यदि इसका किसी भी संख्या का शून्य पर अंत होना है तो उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। जैसे सबसे छोटी शून्य पर अंत वाली संख्या अपने 10 है। ठीक है जी। अपने जो शून्य पर अंत होता है जिस संख्या का, वो सबसे छोटी संख्या 10 है। और इसके यदि हम अभाज्य गुणनखंड की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, इस 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है? आप लिख सकते हो 2 गुणा 5 लिख सकते हो। और इसी के क्रम में शून्य पर जो समाप्त होती है संख्या है उनके बारे में और बात की जाए। जैसे मैं 20 की बात कर लूँ तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है जी? 2 गुणा 5। ठीक है जी। इसी प्रकार से एक 30 की हम बात करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 3 गुणा 5। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब जो संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है उनके ऊपर आप एक बार फोकस करके देखो कि हमेशा जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसमें जो अभाज्य गुणनखंड का रूप है हमेशा 2 गुणा 5 तो मिलना ही मिलना है। इसके अतिरिक्त और भी कोई गुणनखंड इसका हो सकता है, और भी कोई इसके गुणा में पद मिल सकता है, पर 10 तो उसमें मिलेगा। उसका गुणांक है जो 10 तो आना ही आना है। अर्थात उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 तो मिलना ही है। जैसे 20 की बात कर ले तो इसके अभाज्य गुणनखंड में आपको वापस से 2 गुणा 5 मिल रहा है। और यदि हम 30 की बात कर ले तो यहाँ पे भी इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या मिल रहा है जी? आपको वही 2 गुणा 5 आपको मिल रहा है। ठीक है। तो इस स्थिति से हमने क्या पाया कि जो भी संख्या आपकी शून्य पर समाप्त होगी तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो किसके रूप में मिलेगा? 2 गुणा 5 के रूप में मिलेगा। हमने जब 6 की घात n के बात की, n के यहाँ पे बहुत सारे मान रखे, हमने देख लिए प्राकृत संख्या है तो n के बहुत सारे मान रखे, तो किसी भी स्थिति में वो शून्य पर समाप्त नहीं हो रही थी। तो इससे हमने क्या पाया कि n के लिए ऐसा कोई भी मान नहीं है जो शून्य पर समाप्त कर सके इसको। और n यदि शून्य पर समाप्त होना है तो उसके लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का आना अनिवार्य है। तो यहाँ से ये तो हम प्राप्त कर लिए कि 6 की घात n में n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसको रखने से यहाँ पे इसका अंत है वो शून्य पे हो सके। तो अब इसको लिखना किस प्रकार से है, अपने को यहाँ पे एग्जाम में किस प्रकार से सोल्व करना है, तो उसके लिए देखिए, अपने को पता है कि शून्य पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 2 के साथ में कौन आएगा? 5 भी आपका आना है। ठीक है जी। तो इसकी हम बात करें तो किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे इसको मान लेंगे कि n का कोई भी एक मान है जिसके लिए आपकी 6 की घात n है वो शून्य पर समाप्त हो जाता है, ऐसा कुछ हम मान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या माना हमने? यहाँ से मान रहे बेटा कि माना n के किसी मान के लिए, ठीक है, n के किसी मान के लिए, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए n के किसी मान के लिए
जो 6 की घात n है, 6 की घात n किस पे समाप्त होती है? शून्य पर समाप्त होती है। ठीक है जी, यहाँ पे n के किसी मान के लिए जो 6 की घात n है ना, वो शून्य पर समाप्त होती है। और आपको पता है, अभी हमने चेक किया था कि जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन आएगा जी? 2 और 5 आपको मिलने वाला है। मतलब उस संख्या में 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। सुनना ध्यान से कि जिस संख्या के लास्ट में शून्य आएगा, इसका मतलब उसमें 5 का भाग तो जाना ही जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? शून्य पर समाप्त होगी, अतः या आप लिख सकते हो जो कि क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, जो कि किससे विभाज्य होगी जी? आपके 5 से विभाज्य होगी। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्थात उसके अभाज्य जो गुणनखंड आएगा बेटा, उसके अभाज्य गुणनखंड में कौन होगा? 5 आएगा। ठीक है जी, ऐसा हमने लिख दिया कि उसका जो अभाज्य गुणनखंड हम करने वाले हैं उसमें एक सदस्य कौन होगा? आपका 5 होगा, अर्थात उसमें 5 का भाग जा रहा है तो एक सदस्य कौन बन जाएगा? उसका 5 उसका सदस्य बन जाएगा। परंतु हमने लिखा बेटा कि परंतु जो 6 की घात n है उसके जो गुणनखंड की बात कर ले कि तो 6 की घात, यहाँ पे जो 6 की घात n है तो n की जगह पे तो n आ गया बेटा। ठीक है, अब यहाँ से 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणा 3 उसका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। तो 6 की घात n का जो पद है वो तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 की घात में n है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अर्थात 6 की घात n के जो अभाज्य गुणनखंड है बेटा, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 व 3 ही होंगे। 3 ही होंगे। ठीक है, 2 व 3 होंगे। ठीक है, 2 व 3 होंगे, अर्थात 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 व 3 होंगे। अतः 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं होगा? अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं होगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या कहा है, क्या लिखा है? हमने लिखा है कि n के किसी मान के लिए 6 की घात n शून्य पर समाप्त होती है, जो कि 5 से विभाज्य होगी। क्योंकि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है अर्थात इकाई का अंक 0 आ रहा है तो उसमें 5 का भाग आवश्यक रूप से जाता है। और 5 से विभाज्य है तो उसके गुणनखंड में अभाज्य, जो उसका अभाज्य गुणनखंड लेंगे उसमें कौन आएगा जी? 5 भी उसमें आने वाला है। परंतु हमने क्या देखा कि जो 6 की घात n है तो n की जगह पे n है, तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 गुणा 3 का आता है। 2 गुणा 3 2 तिया 6 आपका मिल जाता है, तो इसके रूप का है। अर्थात 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 व 3 ही होंगे। 2 व 3 आपकी जो अभाज्य संख्या है 2 व 3 ही होगी। अर्थात जो आपके 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और 5 उसके अभाज्य गुणनखंड में नहीं होगा। तो सुनना, यदि शून्य पर समाप्त हो रही है तो अभाज्य गुणनखंड में कौन आएगा? 5 आएगा। ऐसा हम मान रहे हैं कि शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कौन आएगा? 5 होगा। परंतु उसके अभाज्य गुणनखंड में तो 2 और 3 ही आ रहे हैं, आया ना? उसके अभाज्य गुणनखंड में तो केवल कौन आ रहा है? 2 और 3 ही आ रहे हैं। अर्थात उसके अभाज्य गुणनखंड में कौन नहीं आ रहा है? 5 नहीं आ रहा है। और 5 नहीं आ रहा है तो अब आप ही बता दो, क्या वो 6 की घात n है वो शून्य पर समाप्त होगा क्या? हाँ या ना? हम यहाँ पे लिख रहे थे कि यदि ये शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कौन आएगा? 5 आएगा। और हमने यदि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड की बात की बेटा, तो यहां से तो उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही अपने को मिल रहे हैं, और 2 और 3 अपने को मिल रहे हैं। तो उस स्थिति में हमने देखा कि यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड में तो 5 तो है ही नहीं, और अभाज्य गुणनखंड में 5 है ही नहीं। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 जो संख्या है वो आपकी है ही नहीं, अभाज्य संख्या 5 उसमें है ही नहीं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उस संख्या के जो अंत में है, जो लास्ट में है, वहां पे कौन नहीं होगा? वहां पे शून्य नहीं होगा। तो अतः आप कह सकते हो कि इसलिए
n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए 6 की घात n किस पर, 0 पर क्या नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। कुछ आया समझ में, आया ना? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मुश्किल से 4 से 5 लाइनों का आंसर है भैया, मुश्किल से 4-5 लाइनों का आंसर है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो तो सही, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद देखिएगा। अब हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 6 की। इसको किस प्रकार से हम हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कहता है, प्रश्न संख्या जो आपकी 6 है वो क्या कहती है कि व्याख्या कीजिए, है ना, कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस जो 13 है और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का जो 5 है वो भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। ये जो दोनों संख्या है ना आपकी, ये दोनों संख्या भाज्य संख्या क्यों है, तो ये अपने को यहाँ से प्रदर्शित करना है। इस प्रकार से अपने को व्याख्या करनी है, ठीक है जी। बड़े ही आसान से शब्दों में हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। बस आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है जी। तो आ जाओ इसमें। देखो बेटा, सबसे पहले हम संख्या की बात करते हैं। जो अपने पास पहली संख्या है ना इसकी, ये है 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस का 13, ठीक है। इस संख्या को मैंने लिख लिया है और अपने को यहां से क्या करना है जी कि ये भाज्य संख्याएं हैं, ऐसा अपने को प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो भाज्य संख्या ऐसा अपने को प्रदर्शित करना है ना, तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई ये भाज्य संख्या होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पता ये होना चाहिए कि ये भाज्य संख्या क्या होती है। और भाज्य संख्या क्या होती है, सुनिएगा ध्यान से। क्या आपको पता है? नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं कि भाज्य संख्या होती क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनके एक और खुद के अलावा, जो संख्या की बात करें ना उसके खुद के अलावा अन्य भी उसके क्या होने चाहिए, गुणनखंड उसके होने चाहिए। अर्थात ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या का भी क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो वो आपकी कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए बेटा, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आप कुछ भी एक संख्या ले लीजिए। जैसे हमने मान लीजिए यहां से 10 को लिया, ठीक है। अब अपने को ये चेक करना है, अपने को ये जांच करनी है यहां से कि क्या 10 कोई ऐसी संख्या है क्या कि एक और इस 10 के खुद के अलावा इसमें अन्य किसी संख्या का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये बात हम चेक करेंगे। यहां से हमने चेक किया जी, एक को और खुद को तो छोड़ दो, तो एक को भी छोड़ दिया हमने, खुद मतलब 10 को भी हमने छोड़ दिया। अब चेक करना और किसी संख्या का इसमें भाग जा रहा है क्या। हमने पाया कि भाई 10 में तो 2 का भी भाग जाता है, आया ना। 10 में तो 5 का भी भाग जाता है, 5 का भी भाग गया। तो अपने को तो एक संख्या ही मिल जाए, एक अंक ही आपको मिल जाए तो पार पड़ जाएगी। इसमें तो 2 संख्याओं का भाग जा रहा है, एक और खुद के अलावा 2 का और 5 का, अलग अलग 2 संख्याओं का भाग जा रहा है। इसका मतलब 10 आपकी कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। अब दूसरी संख्या की मैं बात करता हूं बेटा। यहां से जैसे मैंने आपके समक्ष यहां पे 7 को रख दिया, किसको रखा, 7 को रखा। अब इसमें चेक करते हैं कि एक और खुद के अलावा भी अन्य किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या। तो एक को ले लिया, खुद यहां पे 7 है जी, इन दोनों के अतिरिक्त और किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या। तो हमने चेक किया कि 7 में तो एक और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है और इसमें अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है बेटा। तो इस स्थिति में हमने क्या पाया कि ये आपकी भाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अपने को भाज्य के बारे में पता चला कि ऐसी संख्या जिसका कोई ना कोई गुणनखंड हो, अर्थात एक और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए, तो वो संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है। तो इसमें अपने को भाज्य प्रदर्शित करना है, अर्थात इसका कोई ना कोई एक गुणनखंड अपने को मिल जाए ना, इस संख्या का कोई भी एक गुणनखंड मिल जाए तो हम क्या कह देंगे कि ये संख्या कौन सी है जी आपकी, ये संख्या आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने प्रश्न में, आ जाओ जी। अब
बेटा यहाँ पे देखो कि इन दोनों में हमने बात की, यहाँ पे यहाँ देखा गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है 7 गुणा 11 गुणा 13 अभाज्य संख्या है, परंतु प्लस का 13 और दे रखा है बेटा, इसमें प्लस का 13 दे रखा है। तो हमने क्या किया कि दोनों में से 13 को कॉमन ले लिया, 13 दोनों में उभयनिष्ठ था, हमने 13 को बाहर निकाला तो यहाँ से कौन मिला 7 गुणा 11 और गुणा में 13 को हमने बाहर ले लिया तो कौन बचेगा यहाँ से 1 और प्लस में कौन बचा जी यहाँ पे 1, क्योंकि 13 को आपने कॉमन लिया और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग जाना होता है। 13 को यहां से कॉमन लिया तो 13 में 13 का भाग दिया तो एक बार, और 13 को यहां से भी कॉमन ले लिया तो भाग कितनी बार गया जी एक बार, ये आपका पद बन गया। ठीक है, अब इसमें हमने पाया तो एक बार 1 से गुणा कर लीजिए, एक अगली स्टेप और मिल जाएगी। हमने लिखा 7 गुणा 11 प्लस का 1, और ये जो भी संख्या थी इसका एक गुणनखंड कौन प्राप्त हुआ अपने को 13, अर्थात ये क्या कह रहा है कि ब्रैकेट के बाहर में एक 13 है, तो बताओ ये गुणनखंड रूप को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा कि 13 इस संख्या का क्या है एक गुणनखंड है, इस 13 इस संख्या का एक बाहर की तरफ गुणांक है, अर्थात इस पूरी की पूरी संख्या में किसका भाग दिया जा सकता है 13 का भाग दिया जा सकता है, और 13 इसका गुणनखंड हो गया। तो अपने को पता है कि किसी भी संख्या का यदि कोई गुणनखंड मिल जाए खुद के और एक के अतिरिक्त, वो संख्या कौन सी होती है आपकी भाज्य संख्या हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि 13 ब्रैकेट 7 गुणा 11 प्लस का 1 का एक गुणनखंड, या आप ऐसा लिख सकते हो का 13 एक क्या है यहां से गुणनखंड है, 13 एक गुणनखंड है। अतः ये जो आपकी संख्या है ये संख्या कौन सी है जी गुणनखंड मिल गया, तो आप क्या कह लोगे यहां से कि अतः है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस का जो 13 है एक कौन सी संख्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है जी, इसने कहा था कि क्यों, व्याख्या कीजिए, हमने व्याख्या कर दी कि 13 इसका एक गुणनखंड है, और जिस संख्या का कोई एक गुणनखंड मिल जाए एक के और खुद के अलावा तो वो आपकी भाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसी प्रकार से उसकी हम बात कर लेते हैं कि वह दूसरी संख्या से हमने बात की कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और प्लस में कौन दिया है जी यहाँ पे 5 आपको प्लस में दिया है। अब बेटा दोनों में देखो कि 5 कॉमन आ रहा है क्या, हाँ जी 5 तो कॉमन आ रहा है, और 5 यहाँ से कॉमन आ गया तो हमने क्या लिख दिया यहाँ से, हमने लिखा कि 5 को तो ले लो उभयनिष्ठ, यहाँ से लिख दिया 7 गुणा 6 गुणा 5 को कॉमन ले लिया तो 5 की जगह पे 1 बच गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 1, क्यों, क्योंकि हमने 5 को क्या ले लिया यहाँ से कॉमन ले लिया है, उभयनिष्ठ ले लिया है। और यहां से यदि एक और पद हम लिखना चाहे तो 5 ब्रैकेट 7 गुणा 6 गुणा 1 को हम एक इसके साथ किसी के भी साथ गुणा कर लो, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, क्योंकि 1 ऑलरेडी पहले से दे रखा था, और प्लस का 1, ये पद अपने को मिला। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे इसका एक गुणनखंड कौन प्राप्त हो रहा है जी 5 इसका एक गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि यहां, ठीक है, जो 5 ब्रैकेट 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 1 का कौन संख्या कौन है यहां से 5 है, तो का 5 1 क्या है गुणनखंड है। ठीक है जी, और 5 इसका एक गुणनखंड मिल गया तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपको संख्या दी गई है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का जो 5 है, इस संख्या में एक गुणनखंड आपको 5 मिल रहा है। तो बताओ ये संख्या कौन सी हो गई, एक भाज्य संख्या हो गई। तो आप कह सकते हो कि अतः 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5 एक कौन सी संख्या है जी, एक भाज्य संख्या है। ठीक है जी, इस प्रकार से हमने ये दोनों आंसर प्राप्त किए कि यहाँ पे ये भी आपकी एक भाज्य संख्या है, और आपकी जो दूसरी वाली संख्या है वो भी कौन सी संख्या है कि भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में हमने, इसमें तो एक है इसका गुणनखंड हमने 13 प्राप्त किया है और इसका गुणनखंड हमने 5 प्राप्त किया है, और ऐसी संख्याएं जिनके एक और खुद के अलावा अन्य भी कोई गुणनखंड बन जाए तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको इस वाले प्रश्न को इस प्रकार से हल करना है।
ठीक है जी। तो अब फटाफट से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, तो फटाफट से इसको नोट कर लो या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। ठीक है जी, एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ है वो वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस प्रकार से एक पथ है। ठीक है, ये वृत्ताकार एक पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में जो सोनिया है उसको 18 मिनट लगते हैं जी। जो ये वृत्ताकार आपका मैदान है ना, इसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो सोनिया है उसको लगते हैं जी 18 मिनट। ठीक है, इसके बाद में क्या है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। आपकी सोनिया उसको तो 18 मिनट लगते हैं। ठीक है जी, और जो रवि है, रवि को इसी मैदान का यहां से एक चक्कर पूरा करने में कितना लगते हैं जी, 12 मिनट आपके रवि को लगते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहता है प्रश्न है कि मान लीजिए कि वे दोनों है ना एक ही स्थान व एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि मान लो कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न आपका ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि वो दोनों है ना राउंड ऐसे उसके लगाते लगाते चक्कर काटते काटते कितने समय पश्चात वापस से एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। ठीक है, एक ही जगह से वो चलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, परंतु जो रवि है उसको तो 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसका मतलब पहले राउंड में तो ये साथ साथ मिलेंगे नहीं, उनको एक से ज्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे और एक से ज्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे। इसका मतलब 18 मिनट के बाद वाला समय, मतलब 18 और 12 मिनट से ऊपर का समय उनको लगभग 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट बाद में वो कहीं जाके मिलने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति है ना, तो इसके लिए अपने को यहां से क्या करना है कि जो आपका 18 और ये जो 12 है ना, इनके लिए कोई भी उभयनिष्ठ इनका गुणज आपको मिल जाए, अर्थात 18 और 12 के पहाड़े में आने वाली ऐसी संख्या है जो छोटी छोटी कोई ऐसी संख्या हो जो एक जगह पे जाके मिले, तो वो आपके इसके आंसर को प्रदर्शित कर सकता है, अर्थात वहां पे जाके ये मिल सकते हैं। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार की एक स्थिति होती है जिससे आप एलसीएम कहते हो, अर्थात कोई भी ऐसा छोटे से छोटा ऐसा पद जो दी गई संख्याओं का सार्वगुणज हो, अर्थात उनका उभयनिष्ठ गुणज हो। जैसे उनके पहाड़े में आने वाली ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या जो उनके पहाड़े में आने वाली कॉमन संख्या हो। जैसे इस 18 और 12 के पहाड़े में कौन सी संख्या है जो सबसे पहले जाके मिल जाती है, मतलब कॉमन आ जाती है। 12 एकम 12, 12 दूना 24। जैसे 12 के पहाड़े की हम बात करें, 12 दूना 24 और 12 तिया कितना हो गया जी, 36 हो गया। ठीक है, और 12 जो कि आपका 48 हो जाता है। इसी प्रकार से हम 18 की बात करें तो 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 18 तिया 54 की हम बात कर लिए। अब इसमें आप देखो कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में सबसे पहले मिल गई है, अर्थात वो कौन सी संख्या है जी, 36 है। तो इसका मतलब इसका आंसर तो ये हो सकता है कि वो दोनों 36 मिनट बाद में वापस से एक ही जगह पे आके मिल जाएंगे, अर्थात जहां से चलना शुरू किए थे ना वहां पे आके मिल जाएंगे। तो इसका मतलब इस प्रश्न के लिए अपने को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। यहां से जो 12 और जो 18 संख्या आई, इन दोनों का एलसीएम भी कौन है जी, आपका 36 है। तो इस प्रश्न के लिए अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात करेंगे बेटा, देखो किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले हमने लिखा कि एक जो चक्कर है, एक चक्कर लगाने में सबसे पहले कौन है जी, आपकी सोनिया है। ठीक है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय कितना है जी, सोनिया को कितना समय लगा, वही 18 मिनट का समय लगा। ठीक है, इसके बाद में कौन है जी, दूसरा व्यक्ति कौन है, यहां से रवि है। तो वापस से उसी प्रकार से वह एक चक्कर लगाने में किसको, हाँ जी रवि को लगा समय कितना मिनट जी, वही आपका 12 मिनट। ठीक है, अब ये तो हमने लिख दिया बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं, जो 18 और 12 है ना, इन दोनों का एलसीएम हम ज्ञात करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब 18 व 12 का एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक लेसे पे जो बात है वो हम ज्ञात करने वाले हैं। तो किस प्रकार से करते हैं जी, देखिएगा यहां पे हमने लिखा कि अब 18 का क्या लिखोगे, यहां से
अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हम जो लघुत्तम ज्ञात करेंगे, एलसीएम जो ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए अपने को क्या करना है जी, यहाँ से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, उसके लिए अभाज्य गुणनखंड अपने को ज्ञात करने की आवश्यकता है। तो अभाज्य गुणनखंड बताइएगा, 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है जी, आपने लिखा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। और इसको आप घात के रूप में व्यक्त करें तो 2 की घात 1 और 3 कितनी बार आ रहा है जी, यहाँ पे 3 2 बार आ रहा है, तो 3 की घात कितनी लिख दी हमने, 2 घात लिख दी। इसी प्रकार से किसकी बात करेंगे हम कि 12 का, हमने यहाँ से लिखा कि 12 का क्या लिख दिया है जी, यहाँ से वही आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है जी, 12 के अभाज्य गुणनखंड की हमने बात कर ली बेटा। 12 के अभाज्य गुणनखंड की बात की तो हमने लिखा 2 गुणा 2 और गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। बताइए 2 कितनी बार आया है, यहाँ से आपका जो 2 है बेटा, ये तो 2 बार आया, और 3 कितनी बार आया जी, 1 बार आया। अब आप मुझे ये बताइए कि एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड से। तो मैं आपसे बार बार कहते आ रहा हूं कि आप भूलोगे ना इसको, कभी भी याद रखना कि एलसीएम जो है ना, जो आपका एलसीएम है, ये रहा एलसीएम, तो इसके लिए याद रखना एलसीएम लेना सभी को है, एलसीएम एल से लेना सभी को है, एलसीएम लेना सभी को है, एलसीएम लेना सभी को है, छोड़ना किसी को नहीं है। परंतु इसके बाद में आप याद रखना कि जो भी पद आपका उभयनिष्ठ आ रहा है, कॉमन जो पद आ रहा है दोनों में, जैसे 2 आपके दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है, तो जो कॉमन पद आ रहा है उसमें तो बड़ी घात को लेना है, और यदि कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो सोर समेट के सारा सब कुछ ले लेना है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनमें 2 कॉमन आया, तो जो भी कॉमन पद है आपका उसमें तो बड़ी घात ले लेनी है, जो उभयनिष्ठ दिख रहा है उसमें तो बड़ी घात, बाकी जो भी बच रहा है सोर समेट के सारा ले लो यहां से। तो यहां से हम लिखेंगे कि 18 व 12 का एलसीएम। ठीक है जी, तो यहां से देखो 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा था, तो बड़ी घात कितनी है जी, 2 की घात 2 यहां से बड़ी है। 3 इन दोनों में कॉमन आ रहा था, तो यहां से 3 की भी घात 2 है, वो क्या है, बड़ी है, अर्थात आप 2 की घात 2 को 4 लिख सकते हो, और 3 की घात 3 को कितना लिख सकते हो जी, 9 आप लिख सकते हो। यहां से 9 चौके कितना हो गया जी, 36 हो गया, अर्थात एलसीएम तो 36 आ गया, और उत्तर भी अपना 36 मिला कि वो दोनों है जो राउंड काटते जाएंगे, चक्कर काटते जाएंगे, और कितने समय बाद में वापस से आकर के मिलेंगे, 36 मिनट के बाद में आके वापस से मिलने वाले हैं। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे कि अतः सोनिया व रवि 36 मिनट बाद पुनः कहां पे, एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो बताओ जी कितने मिनट बाद में मिलेंगे, एक ही स्थान पर, वो 36 मिनट बाद में मिल जाएंगे। कि आशा है कि आपको ये वाला प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।